चलें जी, आज का हमारा लेक्चर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 17 है। और शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो निहायत ही मेहरबान और करम करने वाला है। बेशक हर काम का मालिक जो है वो अल्लाह ताला है, उसने हमें तौफीक बख्शी है और आगे भी अल्लाह ताला हमें कामयाबी फरमाए। मेहनत करते रहें, अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला कामयाब करेगा। कुछ बच्चे, एक बच्चे का मुझे मैसेज ग्रुप में मिला कि अगर मैं फेल हो गया, तो पहले तो उसको थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि अगर मगर नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आप जब भी इंटरव्यू के लिए या टेस्ट के लिए जाएं, तो आप 110% श्योर हों कि आप सक्सेस होंगे। जहां पर अगर या मगर की बात आ गई, तो इसका मतलब है कि आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, आप 50% लूज कर चुके हैं। और जिस प्लेटफॉर्म पे आप हैं, उस प्लेटफॉर्म पे होते हुए भी इतना आपको सपोर्ट किया जा रहा है, आपके लेक्चर इतने ज़्यादा किए जा रहे हैं, एक एक चीज़ को क्लियर किया जा रहा है, उसके बावजूद आपकी अगर अगर मगर वाली बात हो तो ये अच्छी बात नहीं है। आप 100% श्योर हों, आप अपनी डिवोशन दें, आप 100% अपना वर्क करें, बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ दें। अल्लाह ताला जो है कामयाब फरमाएगा। इंसान जो है ना, तीन, मैं समझता हूँ कि तीन फैक्टर इंसान की ज़िंदगी के बड़े अहम होते हैं, जो इंसान को बहुत ज़्यादा कामयाबी की तरफ भी लेके जा सकते हैं, जो इंसान को बहुत ज़्यादा नाकामी की तरफ भी लेके जा सकते हैं। नंबर वन फैक्टर है कि नेक, रोज़ी कमाने वाला नेक माँ बाप जो हैं, वो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा फैक्टर है, जो आपकी कामयाबी नाकामी पर असरअंदाज होता है। जिसके माँ बाप नेक हैं, बेशक ये हर किसी के माँ बाप अच्छे होते हैं, सब नेक ही होते हैं, लेकिन जो हलाल रिस्क कमाने वाले माँ बाप हैं, जो हलाल रिस्क अपने बच्चों को खिलाते हैं, वो सेकंड जो है लाइफ पार्टनर, जो आपका लाइफ पार्टनर है वो आपको का सपोर्टिंग है, वो आपको को जो है हेल्प आउट करता है, आपको अंडरस्टैंड करता है, आपकी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, वो हो गया। थर्ड वन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है योर टीचर, कि आपका अगर टीचर आपके साथ सिंसियर है, टीचर आपके साथ जो है हर किस्म का ताउन रखता है, वो आपको मोटिवेट करता है, वो आपके हर जगह पर आपकी हेल्प करता है, तो आप अपनी ज़िंदगी जो है संवार जाते हैं। वरना बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बड़े अच्छे भी हैं वो, और बड़े ज़हीन हैं, इंटेलिजेंट हैं, डिवोटेड हैं, लेकिन क्या है कि एक प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी को की जो सक्सेस है उसमें दुश्वारी बर्दाश्त करते हैं। कुछ ऐसे ही जो है हमें भी मिला, कुछ टीचर हमें बहुत अच्छे मिले, कुछ टीचर ऐसे थे वो बहुत अच्छे थे, लेकिन जो है वो स्टडी के लिहाज से हमें उन्होंने सही तरह गाइड नहीं किया, या कह लें कि उन्होंने मेहनत नहीं की। तो लेकिन वो बड़े अच्छे टीचर थे, उनके भी ज़िंदगी में हमारे बड़े एहसानात हैं। टीचर तो टीचर होता है, उसके हम एहसानात तो नहीं कभी भी उतार सकते। तो उनकी दुआएं हैं, उनकी कामयाब, उनकी दुआओं से हम आजकल कामयाब हुए हैं। मुझे अभी भी याद है कि मेरा टेस्ट था, तो टेस्ट से मुझे याद है कि मुझे कल परसों पिछले कुछ दिनों में ना एक रिकमेंडेशन मिली है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। वो ऐसा टेस्ट था कि मुझे वो टेस्ट जब मैं देने गया, तो मुझे अभी भी याद है 7 दिन में मैंने 13 बुक्स पढ़ी थी। हाँ, ये बिजनेस की, जो मेरा अपना ही कोर्स है उसके रिलेटेड। तो फाइनेंस, HRM, मैनेजमेंट, या मतलब मीन्स के बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की जो 12 बुक्स मैंने पढ़ी 7 दिन के अंदर, मैंने वो टेस्ट दिया था। और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी मैं उसमें जाके जॉब करूं, लेकिन आज वो सूरत हाल है कि मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया, मैं नहीं ज्वाइन करना चाह रहा उसे। तो ऐसे इंसान की ज़िंदगी में जो है ना, वो मेहनत करनी चाहिए। और जब मैं ये मेहनत कर रहा था, तो मैंने जब सोचा, मैंने कहा यहाँ पर अगर मैं ना सेलेक्ट हुआ, या मैंने इस जॉब में मैं ना मेरी सिलेक्शन ना हुई, तो मेरा फ़ायदा नहीं है, मैं इतनी बुक्स पढ़ रहा हूँ, मेरे किस फ़ायदे की है ये बुक्स, ये किसी भी मेरे फ़ायदे की नहीं है। लेकिन यकीन जाने, वो जो है मुझे एक टीचर ने मुझे ये बात कही थी कि आप ज़िंदगी में कोई भी काम करते हैं ना, कुछ भी पढ़ते हैं या कुछ भी आप ज़िंदगी में सीखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जाके आपको हेल्प आउट ज़रूर कर रही होती है। आप उसको भूल जाएं कि आपको जो है वो आपके वेस्ट हो गया है जो कुछ पढ़ा है। नॉलेज कभी भी आपको वेस्ट नहीं होता, ये ज़िंदगी में कभी ना कभी आपको सहारा ज़रूर देता है। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं बैचलर में था, तो मेरा बड़ा शौक था रेस्क्यू में जाने के लिए। तो रेस्क्यू के लिए मैं तैयारी की, मैंने एक दफ़ा टाइपिंग की, उसकी 30 पर वर्ड पर मिनट वर्ड्स लिखने थे। तो टाइपिंग से फेल होगी, 29 जो है
वर्ड मैंने लिखे वहाँ पर 5 मिनट दिए थे, उन्होंने फेल हो गया। तो लाहौर ये टेस्ट हुआ था, जब लाहौर से मैं वापस आ रहा था अपने घर को, तो मुझे अभी भी वो टाइम याद है। मैं पूरे रास्ते ही परेशान रहा कि सिर्फ एक वर्ड से मैं रह गया। मेरी सिलेक्शन थी, कोई इंटरव्यू नहीं था उस वक्त उसमें। उन्होंने कहा था कि आप जो है बाकी प्रोसीजर, साइकोमेट्रिक प्रोसीजर है, टेस्ट प्रोसीजर है, उसके बाद आप डायरेक्ट जो है वहाँ पर टाइपिंग देंगे, उसके बाद आपकी सिलेक्शन है। तो वहाँ पे मैं रह गया, तो मैं सोचता आ रहा था कि ये तो क्या हो गया, मतलब फायदा नहीं है कोई, एमी अपनी वेस्ट किया सारा टाइम, और रोता हुआ मुझे भी याद है, गाड़ी में बैठा तो मेरे आंखों में आंसू थे। तो घर आके जब मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह इतनी मेहनत की थी, सब कुछ किया था, 3-4 महीने में टाइपिंग करता रहा था, और टाइपिंग मेरी घर निकलती थी 40-45 वर्ड, 50 वर्ड तक निकलती थी, वहाँ पे 30 नहीं निकली, प्रेशर होता है। तो कोई अल्लाह ताला ने सुन ली। उसके तकरीबन 1 हफ्ते के बाद ही मैं बैंक में हुआ करता था। तो बैंक में जो है सुबह सुबह का टाइम था, 9 का टाइम था तकरीबन। तो सुबह सुबह हमारे जो बॉस थे उन्होंने बुलाया, मैनेजर मैनेजर साहब ने, उसने कहा आप लोगों के टारगेट्स अचीव नहीं हुए। सो मतलब उन्होंने काफ़ी हम प्रेशराइज किया, और मैं बड़ा डिसपॉइंट हुआ। अचानक से मुझे कॉल आती है तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कि आपका यहाँ पे ना इंटरव्यू है, तो आप इंटरव्यू के लिए आपने अप्लाई किया था, तो आप आ जाए। मैं वहाँ पे पहुंचा तो वहाँ पर जितने भी बच्चे थे, 40 बच्चे बुलाए हुए थे, और सबके माशाल्लाह अच्छे ग्रेड थे। 85% ग्रेड वालों को सबको उन्होंने स्क्रूटनी में बुलाया हुआ था, 40 लड़कों का। वहाँ जब उसने हमें बुलाया, वहाँ पर डीजी साहब थे, डायरेक्टर जनरल साहब। तो उन्होंने जब इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू लेते हुए तो ना वहाँ पर अचानक से उन्होंने अनाउंस किया कि इंटरव्यू के बाद आप फौरन से टाइपिंग टेस्ट देंगे, और जो टाइपिंग टेस्ट पास करेगा हम उन्हें रख लेंगे, सिलेक्शन कर लेंगे। तो उन्होंने अचानक से टाइपिंग स्पीड ले ली। मेरी टाइपिंग स्पीड, मैंने मेहनत की हुई थी रेस्क्यू के लिए, लेकिन वहाँ पे मैं नाकाम हो गया था। तो वहाँ पर मेरी टाइपिंग स्पीड 45 आई, तो मेरी सिलेक्शन हो गई वहाँ पे। ये मेरी फर्स्ट जॉब थी वहाँ पे, ये अकाउंटेंट की। तो उसके बाद काफ़ी डिपार्टमेंट चेंज किए, 4-5-6 डिपार्टमेंट चेंज किया, अभी तक कोई पता नहीं कहाँ पे जाना है, क्या करना है। तो बहरहाल ये एक आपके लिए सबक है कि ज़िंदगी में जो भी करें, इस लिहाज से ज़रूर सोचें कि आपको ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब आएगा। इंसान की कोई मेहनत रायगा नहीं जाती, जो भी मेहनत करते हैं इंसान, वो ज़रूर इंसान के लिए फ़ायदेमंद होती है, बेनिफिशियल होती है, और फ्यूचर में फ़ायदा देती है उसे। चलिए आगे लेक्चर स्टार्ट करते हैं, टाइम बड़ा शॉर्ट है। तो आज जो है हमने उसी बजटिंग को ही आगे लेके चलना है, कैपिटल बजटिंग को। तो कैपिटल बजटिंग में जो है हमने लास्ट टाइम जो किया था उसके इम्पोर्टेंस की थी, हमने हमने पढ़ा था कि कैपिटल बजटिंग क्या होती है। तो उसी को आज लेते हुए हम फर्दर आज इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे कैपिटल बजटिंग का ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें पोर्शन है वो कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स का, वो भी आज हम इसमें इंशाल्लाह ताला देखेंगे। तो उससे पहले जो है ना, थोड़ी सी कुछ टर्म्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे ही मेरी आवाज़ में, मेरे नेटवर्क में कोई इंटरप्शन आए, कोई इशू हो, तो आप जल्दी से मुझे जो है ना कॉल कर लेंगे चैट बॉक्स में, ताकि मैं उस चीज़ को चेक कर लूँगा। बच्चों को मैंने ये पढ़ाया था कि प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू के बारे में। आज इसको मैं थोड़ा सा जस्ट हल्का सा ब्रीफ कर देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ आगे हमें कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स में जाके देखनी पड़ेगी। खासतौर पर नॉन बिजनेस स्टूडेंट्स हैं, ज़ाहिर है उन्होंने ये फर्स्ट टाइम टर्म सुनी है कि प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू, में भी सुनी होगी, लेकिन उन्हें प्रैक्टिकल तौर पर नहीं पता फाइनेंस में इन चीज़ों को क्या क्या होती हैं चीज़ें। तो बताया मैंने ये था कि दो किस्म की टर्म्स इस्तेमाल होती है, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू के बारे में मैंने ये बताया था, कोई भी फ्यूचर की जो आपका कैश इनफ्लो है, या फ्यूचर की कोई आमदनी है, या फ्यूचर की कोई अमाउंट है, उसको आज देखना, उसकी आज वर्थ चेक करने को हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है? प्रेजेंट वैल्यू इज द करंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अमाउंट। जो फ्यूचर की अमाउंट है, जो हमें किसी प्रोजेक्ट से मिलनी है, हमें किसी इन्वेस्टमेंट से मिलनी है, हमें या कोई फ्यूचर में कोई रिटर्न मिलना है, जितना वो रिटर्न मिलना है उसकी आज वैल्यू, आज वर्थ क्या है, इसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट वैल्यू कह रहे होते हैं। असफंदियार, आपके पास स्क्रीन शेयर नहीं है तो ये आपका अपना इशू होगा मेरे ख्याल से, बाकी को सबको ये स्क्रीन शेयर हो रही है। बाकी मुझे कंफर्म करने के स्क्रीन शेयर बाकी सबके पास हो रही है, क्योंकि एक स्टूडेंट की मैसेज आया है कि मेरे पास स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। बाकी के पास हो रही है। असफंदियार अपना नेटवर्क चेक करें ज़रा। अच्छा, तो ये क्या है? प्रेजेंट वैल्यू इज द करंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अमाउंट। कि फ्यूचर की कोई भी अमाउंट है, उसकी आज अभी क्या वर्थ है, क्या वैल्यू है, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू। क्योंकि जो आज मनी की जो वैल्यू है वो फ्यूचर में नहीं होगी, जो फ्यूचर की वैल्यू है वो आज नहीं होगी। आज जो चीज़ 10 रुपए की मिल रही है, हो सकता है वो कल को 15 रुपए की मिल रही हो। वही क्वांटिटी है, आज वो 10 में मिल रही है, कल को 15 में मिल रही है। तो मीन्स देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन द वर्थ ऑफ प्रोडक्ट।
तो ये क्या होती है, हमारी प्रेजेंट वैल्यू होती है। फ्यूचर वैल्यू क्या होती है कि आज की जो अमाउंट है, अभी जो अमाउंट है, या अभी कोई चीज आपके पास प्रोडक्ट है, या कोई मनी है, या कोई फाइनेंस है, या कोई इन्वेस्टमेंट है, इसकी नियर अबाउट इन फ्यूचर में इसकी क्या वर्थ होगी, इसे हम कहते हैं फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू क्या होती है, फ्यूचर वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ करंट अमाउंट इन फ्यूचर। जो करंट अमाउंट है आपकी, उसकी फ्यूचर में क्या वर्थ है, इसको हम कहते हैं फ्यूचर वैल्यू। इसको हम एक एग्जांपल के साथ कर लेते हैं। फर्ज करें आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं आज 100 रुपए, और आपने 10% इंटरेस्ट के ऊपर उसे इन्वेस्ट किया है कि आप बैंक में 100 रुपए जमा करवाना चाह रहे हैं। बैंक आपको क्या कर रहा है, 10% इंटरेस्ट दे रहा है, या 10% आपको प्रॉफिट दे रहा है कि 100 रुपए के ऊपर मैं एक साल में आपको 10 रुपए प्रॉफिट दूंगा। और ये आपने एक साल के लिए इन्वेस्ट किया है इस चीज को, ठीक हो गया। तो एक साल बाद क्या होगा, एक साल बाद वो अमाउंट कितनी बन जाएगी, 110 रुपये बन जाएगी। वो किस तरह बनेगी, 100 रुपये आपकी इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है, इसके ऊपर आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 10%। तो 10% 100 रुपये का कितना हो गया, इज इक्वल टू 10। तो 10 रुपये आपको क्या मिला, प्रॉफिट मिला, प्लस 100 रुपये तो आपके उसमें डिपॉजिट है ही है, तो वो तो आपको मिलेंगे ना। तो टोटल आपकी कितनी अमाउंट बन जाती है, टोटल बन जाती है आपकी 110 रुपये। तो आपको कितने मिलेंगे, अगर आप आज 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं 10% इंटरेस्ट रेट के ऊपर, तो एक साल के बाद वो आपको कितने मिल जाएंगे, 110 रुपये मिल जाएंगे। तो दिस 100 रुपीज विच यू आर इन्वेस्टिंग टूडे, जो 100 रुपये आज आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस कॉल्ड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 110 रुपीज। तो क्या हुआ, जो आज आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, ये कल के एक साल बाद जो आपको मिलेंगे 110 रुपये के बराबर है। यही आपकी क्या है, यही आपकी कहलाती है नेट प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू का कंसेप्ट यही कुछ होता है आपका, कि क्या है आपका, जो आज आप 100 रुपये, आज 100 रुपये की जो वर्थ है, वो कल को 110 रुपये जो आपको एक साल बाद मिलेंगे उसके बराबर ये 100 रुपये वर्थ रखते हैं। दिस इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट। फ्यूचर वैल्यू इज दैट वैल्यू विच विल बी द वैल्यू इन द फ्यूचर। मीन्स के क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू वो वैल्यू होगा जो आपको इन फ्यूचर में मिलेगा। तो 110 रुपये क्या है, फ्यूचर वैल्यू है आज के 100 रुपये की, ठीक हो गया। और कल के 110 रुपये के आज का जो 100 रुपये है, ये उसकी प्रेजेंट वैल्यू है, 110 रुपये जो आपको फ्यूचर मिलेंगे उसकी, ठीक हो गया। दिस इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इजीली, ये अब आपको बेहतर तौर पर समझ आ गई होगी। अब दो इसमें प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू में कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग इस्तेमाल होते हैं। 3-4 स्टूडेंट्स थे जिन्हें शायद से इतना समझ नहीं आई थी कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग की। कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग क्या होती है, कंपाउंडिंग, फाइंडिंग द फ्यूचर वैल्यू फ्रॉम प्रेजेंट वैल्यू इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। कि जब आप क्या कर रहे होते हैं, फ्यूचर वैल्यू मालूम कर रहे होते हैं प्रेजेंट वैल्यू से, तो ये क्या कहलाता है, आपका कंपाउंडिंग कहलाता है। मीन्स के आपका ये जो अमाउंट है वो कंटिन्यूसली थोड़ी सी इंक्रीज होती जा रही है, उसमें कंपाउंडिंग इंक्रीज होता जा रहा है, थोड़ी सी अमाउंट शामिल होती जा रही है, वो इंटरेस्ट रेट की वजह से, वो इन्फ्लेशन रेट की वजह से। तो इसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंडिंग। मीन्स कि आप प्रेजेंट वैल्यू से जब फ्यूचर वैल्यू की तरफ जा रहे होते हैं, तो आप क्या कर रहे होते हैं, अपनी अमाउंट को कंपाउंडिंग कर रहे होते हैं। और डिस्काउंटिंग क्या होता है, जब फ्यूचर वैल्यू से आप प्रेजेंट वैल्यू की तरफ आते हैं, तो उस वक्त आपके अमाउंट को आप क्या करते हैं, डिस्काउंटिंग कर रहे होते हैं। कि मीन्स कि आप अपनी अमाउंट जो फ्यूचर वैल्यू थी वो वर्थ वो ज़्यादा अमाउंट थी, उसको आप लेस अमाउंट की तरफ लेकर आ रहे हैं, करंट अमाउंट की तरफ लेकर आ रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, डिस्काउंटिंग। तो कंपाउंडिंग कहाँ पर इस्तेमाल होगा, जब आप फ्यूचर वैल्यू मालूम करेंगे किसी भी चीज़ की। और डिस्काउंटिंग कब इस्तेमाल होगा, जब आप फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू मालूम करेंगे किसी भी चीज़ की, तो उसे आप क्या कहेंगे, उसे आप कहेंगे डिस्काउंटिंग। तो ये 2-3 चीज़ें थी जो सबसे पहले मैंने आप लोगों को करानी थी। तो होप सो कि अब जो है सबको समझ आ गई होगी, खासतौर पर नॉन स्टूडेंट्स को, कि इसमें कोई इशू ना हो। हम क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि कैपिटल बजटिंग क्या होती है। हमने पढ़ा था कैपिटल बजटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट्स प्रोजेक्ट्स को, या डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को, इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ को, जहाँ जहाँ पर डिफरेंट जगह पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को हम एनालाइज करते हैं, चेक करते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट हमारे लिए बेहतर है। हमारे लिए ए बेहतर है, बी बेहतर है, सी बेहतर है। क्या मैं बैंक में पैसे जमा कराऊं, या मैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्या करूं, इन्वेस्ट कर दूं। क्या मैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करूं, या मैं एक शॉप बना लूं, शॉप में किराने की बनाऊं तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, या मैं जो है कोई मैकेनिकल शॉप बनाऊं उसमें मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। मीन्स क्या करते हैं, आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर रिटर्न हासिल करने के लिए
और अपने रिस्क जो है उसको मिनिमाइज करने के लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को एनालाइज करते हैं, चेक करते हैं और एक ऐसा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं जो क्या करता है आपके शेयर होल्डर्स के लिए बेहतर होता है, आपकी अर्निंग के लिए बेहतर होता है, जिसका मकसद क्या होता है वो आपकी कंपनी की अर्निंग में इजाफा करता है, जिसमें रिस्क कम से कम होता है, जिसमें प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। इस सब प्रोजेक्ट्स को एनालाइज करना और इनमें से जो बेस्ट फिटेड प्रोजेक्ट है उसे सेलेक्ट करना, ये क्या कहलाता है, कैपिटल बजटिंग कहलाता है। ठीक हो गया, तो हमने ये कैपिटल बजटिंग पढ़ा था। तो आज जो है कैपिटल बजटिंग जो है, कैपिटल बजटिंग को दोबारा देख रहे हैं। तो कैपिटल बजटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड ह्यूज एक्सपेंस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। वही बात जो मैंने आपको अभी बताई है कि ये क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स को क्या किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है और ह्यूज एक्सपेंस को लगाने के लिए क्या किया जाता है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को चेक किया जाता है ताकि क्या जा सके, बेस्ट और मैक्सिमम रिटर्न जो है उसे ऑब्टेन किया जा सके अकॉर्डिंग टू आवर ऑनर्स जो है सेटिस्फेक्शन के लिए। तो ये क्या था हमारा कैपिटल बजटिंग। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कैपिटल बजटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। जाहिर है अब आपको कैपिटल बजटिंग का पता चल गया है, आपको खुद को पता लग गया होगा कैपिटल बजटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है। अगर हम जनरल लफ्ज में सोचें तो क्या हो सकता है कैपिटल बजटिंग का ऑब्जेक्टिव, यही हो सकता है ना कि कास्ट को किस तरह कम से कम किया जा सके, प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह बढ़ाया जा सके, ठीक है, जो बेहतर से बेहतर किस तरह प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया जा सके, यही हो सकता है ना इसका। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को क्या कर सके, इवेल्युएट किया जा सके, ये सारे क्या है, ये ऑब्जेक्टिव्स ही हैं उसके। और रिस्क को कितना कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमाइज किया जा सके, यही हमारे क्या हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं कैपिटल बजटिंग के। यही ऑब्जेक्टिव है जो हम आगे चल के पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है कैपिटल बजटिंग का। कैपिटल बजटिंग का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाइंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब होता क्या है, अब ये जो है पूरी दुनिया है, पूरी मार्केट है, इसमें डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं। अगर आप मार्केट में, अगर बाहर आपके पास 1 लाख रुपया बैंक की तरफ निकल जाए तो 20 बैंक आपके पास आ जाएंगे मुख्तलिफ प्लान्स लेकर। 10 जो है इंश्योरेंस कंपनीज आपके पास आ जाएंगी कि ये आप इसमें अपना इंश्योरेंस करवा लें, आप इसमें इन्वेस्ट कर दें। आपके पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगी, बैंकिंग आ जाएंगे कि आप इसमें पैसा जमा कराएं तो आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा, आप इसमें डिपॉजिट कराएं इतना पैसा मिलेगा। आपके पास इन्वेस्टर आ जाएंगे कि आप इस कंपनी के शेयर परचेज कर लें तो आपको इतना रिटर्न देंगे, आप मुझे लोन दे दें तो मैं आपको इतना रिटर्न दूंगा। तो हमारे पास क्या होती है, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती है। अब हमें पता किस तरह चलता है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी हमने अवेल करनी है, तो वो ही क्या है कि अपनी बजटिंग टेक्निक्स ही होती हैं जिन्हें हम अप्लाई करते हैं, चेक करते हैं दो प्रोजेक्ट्स को चेक करने के लिए कि कौन से प्रोजेक्ट से ज़्यादा अर्निंग मिलेगी, कौन से प्रोजेक्ट से कम अर्निंग मिलेगी। अगर आप अननोन हैं तो आपको पता ही नहीं चलना कि कौन सा प्रोजेक्ट बेहतर है, लेकिन जब आप कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार कौन से दो प्रोजेक्ट की आप इनकम एडवांस निकाल लेंगे, एडवांस में आप उनकी अर्निंग निकाल लेंगे कि कौन सी अर्निंग ज़्यादा है, कौन सी अर्निंग कम है, कौन सा प्रोजेक्ट ज़्यादा देर तक हमें अर्निंग दे रहा है, कौन सा प्रोजेक्ट हमें कम जो है अरसे तक अर्निंग दे रहा है। तो ये क्या है, पहला जो इसका ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव, वो है आइडेंटिफाइंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो आप क्या कर सकते हैं, आप डिफरेंट जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उन्हें देखते हैं, उन्हें परखते हैं, उन्हें चेक करते हैं ताकि क्या कर सकें आप, बेहतर से बेहतर जो इन्वेस्टमेंट प्लान है उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो ये क्या है आपका पहला ऑब्जेक्टिव है। एन ऑर्गेनाइजेशन नीड टू फर्स्ट आइडेंटिफाई एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। An investment opportunity can be anything from a new business line to product expansion to purchasing a new assets। तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है, आपका कोई नया बिजनेस है, आपने नया बिजनेस लाइन जो है बनानी है, उसके लिए वो अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आप अपने प्रोडक्ट को एक्सपेंड करना चाह रहे थे, वो आपकी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आप कोई नया एसेट्स परचेज करना चाह रहे थे, वो आपके पास अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब आप देखेंगे क्या मैं नया एसेट्स परचेज करूं या मैं कोई भी वारंटी में कोई सेकंड हैंड एसेट्स परचेज कर लूं, जो दोनों में से कौन सा बेहतर होगा। तो ये सारी क्या है, ये आपकी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि मैंने बैंक में पैसा जमा कराना है या कहीं पे कोई कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में पैसा जमा कराना है, मैंने कोई प्लॉट लेकर रखना है या मैंने कोई बिल्डिंग तैयार कर लेनी है, मैंने पैसा दोस्तों को देना है या मैंने अपना पैसा क्या है घर में रखना है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज जो है आप चेक कर रहे होते हैं, इनको आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। तो दिस इज our first object of capital budgeting. The second one is
इवेल्युएट द मेरिट ऑफ द ईच प्रपोजल। आप क्या करते हैं, अब आपके पास डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज थी, ठीक है, आपने डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज को कॉल कर लिया, आपने बुला लिया कि आ जाए, मैं आपको देखना चाहता हूँ कि कौन से मेरे लिए बेहतर है। अब आपके पास काफ़ी प्रपोजल थे, आपके पास 10 बैंक के प्रपोजल थे। अब आपने क्या किया, आप चेक करेंगे उसमें से हर प्रपोजल को कि कौन सा प्रपोजल आपके लिए ज़्यादा रिलायबल है, जो आपको देर पर प्रॉफिट देगा, या कौन सा प्रपोजल है, कौन सा प्रोजेक्ट है जो आपको क्या करेगा, बेनिफिट्स देगा, ज़्यादा बेनिफिट्स देगा ओनर्स के लिए। तो इसमें आप इवेल्युएट करते हैं सारे मेरिट्स को और डीमेरिट्स को जितने प्रपोजल के हैं। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है। द थर्ड वन, सेलेक्टिंग द प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स। अब आप क्या करते हैं, आपने काफ़ी प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किए, फिर आपने उन्हें एवेल्युएट किया कि कौन सा प्रपोजल बेहतर है, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन से प्रपोजल में मेरिट्स थे, कौन से डीमेरिट्स थे, कौन किस में एडवांटेजेस थे, किस में डिसएडवांटेजेस हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, ये आपको कैपिटल बेचिंग हेल्प आउट करता है कि आप जो बेस्ट फिटेड, जो अच्छे से अच्छा प्रोजेक्ट होता है उसकी सिलेक्शन में ही आपको हेल्प आउट कर रहा होता है। वो किस तरह हेल्प आउट कर रहा होता है, आप डिफरेंट टेक्निक्स लगाते हैं इसमें, आप इसमें अकाउंटिंग रेट्स लगाते हैं, आप इसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू के रेट्स लगाते हैं, आप पे बैक पीरियड्स के जो है टेक्निक्स लगा रहे होते हैं, इसमें चेक कर रहे होते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट मुझे पहले रिकवरी दे देगा, कौन सा मुझे बाद में रिकवरी देगा। तो ये क्या होता है आपका, ये आपका होता है सिलेक्टिंग प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स। कि आप क्या करते हैं, इसके जरिए कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स के जरिए या कैपिटल बजटिंग के जरिए आप क्या करते हैं, प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट जो है आप वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, इन ऑर्गेनाइजेशन कम अक्रॉस वेरियस प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट फ्रीक्वेंटली। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या कर रही होती है, डिफरेंट प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स के इर्द गिर्द घूम रही होती है। बट ड्यू टू द कैपिटल रिस्ट्रिक्शन, तो आपके पास होता क्या है, आपके पास कैपिटल बहुत कम होता है, आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन अनलिमिटेड आपके पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं। अब आपने कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी जो है, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है जो अकॉर्डिंग टू योर पॉलिसी हो, अकॉर्डिंग टू योर जो है कैपिटल हो, अकॉर्डिंग टू योर वेल्थ हो। तो जितनी आपके पास वेल्थ है उसके मुताबिक ही आप कोई जो है बेहतर प्रोजेक्ट तभी सिलेक्ट कर सकते हैं जब आप कैपिटल बजटिंग को वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या है कि ये आपकी हेल्प आउट करता है सिलेक्शन में, कोई अच्छा जो है प्रोजेक्ट जो है प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट के सिलेक्शन के लिए। द फोर्थ इज द आइडेंटिफाइंग द राइट सोर्स ऑफ फंड। अब आपके पास जो है डिफरेंट प्रोजेक्ट थे, अब प्रोजेक्ट होने के बाद अब आपने उसमें पैसा लगाना था। अब कैपिटल बजटिंग आपको आती थी, ठीक है, तो अब आपने कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स को इस्तेमाल किया, आपने देखा कि यार मुझे अर्निंग कितनी हो रही है प्रोजेक्ट में, अगर मेरे पास पैसा कम है कुछ तो मैं पैसा ले सकता हूँ, कहाँ कहाँ से ले सकता हूँ, क्या मैं उधार ले लूँ, या मैं दोस्तों से ले लूँ, या मैं बैंक से ले लूँ। अगर मैं ले लूँ तो मुझे इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा, मुझे कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी। आप देखते हैं कि मुझे कितनी अर्निंग होगी, और जो मैं सोर्स लूँगा, कहीं से फंड लूँगा, वो मुझे कितने में, कितने परसेंटेज में पड़ेगा, और जहाँ पे मुझे अर्निंग आएगी वो कितने परसेंटेज में पड़ेगी। तो उनको आप कंपेयर करते हैं एक दूसरे से, कंपेयर किसमें करते हैं, आपको कैपिटल बजटिंग जो है वो हेल्प आउट कर रहा होता है इस चीज़ में। तो उनको आप जो है उन रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उनको देख लेते हैं, जो बेस्ट रिसोर्स है आपको, जो कम से कम आपसे चार्जेस ले रहा हो वो आप सिलेक्ट करते हैं। ये भी क्या है, कैपिटल बजटिंग का ये ऑब्जेक्टिव है कि आपको राइट सोर्स ऑफ फंड्स के लिए ये क्या करता है, आपको अर्ज करता है, राइट सोर्स ऑफ फंड्स के लिए ये आपको एप्लीकेबल करता है, और आपको एक बेस्ट जो है राइट सोर्स ऑफ फंड्स के लिए आपको क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है आपको। लोकेटिंग एंड सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट locating and selecting the most appropriate source of fund required to make a long-term capital investment in the ultimate aim of the capital building. The management need to consider and compare the cost of the borrowing with the expected return on the investment for this purpose. तो ये वही बात होगी कि आपका जो मैनेजमेंट होगी, या आपकी कंपनी होगी, या मैनेजर्स होंगे, या आप खुद हैं, तो आप क्या कर रहे होते हैं, आप जो है पहले कंसिडर कर रहे होते हैं, कंपेयर कर रहे होते हैं कि जो आप फंड्स ले रहे हैं उनकी कास्ट क्या होगी, उनके ऊपर रिटर्न कितना मिलेगा, फिर आप उसके मुताबिक आप फैसला करते हैं कि कौन सा सोर्स ऑफ फंड आपके लिए बेहतर है, कौन सा सोर्स ऑफ फंड आपके लिए बेहतर नहीं है। तो इसके अलावा लास्ट जो है वो लास्ट आपके पास आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर कंट्रोल। तो कैपिटल बजटिंग आपके पास क्या करती है, ये आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करता है। वो किस तरह कंट्रोल करता है, ये बात का आपको तीन तीन प्रोजेक्ट्स मिल रहे होते हैं, आप बगैर सोचे समझे एक ऐसे प्रोजेक्ट में लगा देते हैं जिसमें फ्यूचर में जाके आपको पता चलता है कि इसमें तो पैसे ही बड़े लग रहे हैं, पैसे बड़े इस्तेमाल हो रहे हैं,
और इतना पैसा आपके पास मौजूद होता नहीं, या आपका पैसा जो लिखता में लगता है वो हर बार लॉस में चला जाता है, आपका पैसा जो है वो डूब जाता है। तो क्या है, कैपिटल बजटिंग आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने में हेल्प आउट देता है। किस तरह हेल्प आउट करता है कि आप कैपिटल बजटिंग के जो है टेक्निक्स इस्तेमाल करते हुए, कैपिटल बजटिंग प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए आप क्या करते हैं, एक खास अच्छा ऐसा प्रोजेक्ट जो है सिलेक्ट कर लेते हैं जो आपके लिए बहुत मौजू होता है, जिसमें एक्सपेंस ज़्यादा नहीं लगते, जिसमें टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं लगता आपकी अमाउंट को रिकवर करने के लिए, जिसकी अर्निंग पावर अच्छी होती है, जो आपकी कंपनी के लिए बेस्ट सूट कर रहा होता है। तो इस तरह क्या करता है, हमें कैपिटल बजटिंग जो है वो हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने में भी हेल्प आउट कर रहा होता है। तो ये वो जो है आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स थे, ये वो सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसके अलावा और भी ऑब्जेक्टिव्स आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट जो है ये भी कैपिटल बजटिंग का एक ऑब्जेक्टिव है कि ये क्या करता है, हमें रिस्क को कम से कम करता है। इसके अलावा ये और भी काफ़ी ऑब्जेक्टिव जो आपको बनते हैं, आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं इसको। तो इसके बाद जो अगला सवाल है वो है हमारा कैपिटल बजटिंग प्रोसेस। तो अब हमने कैपिटल बजटिंग करनी होती है। कैपिटल बजटिंग हमने कहा था कि आपकी सिलेक्शन होती है किसी भी अच्छे प्रोजेक्ट की, उसको एवेल्युएट करना, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को एवेल्युएट करना, उनको और उसमें से जो बेस्ट प्रोजेक्ट है उसको सिलेक्ट करना क्या कहलाता है, कैपिटल बजटिंग कहलाता है। अब कैपिटल बजटिंग प्रोसेस जो है, अब जब हमने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट देखे, आइडेंटिफाई किए, फिर हमने उनको एवेल्युएट किया, उनको सिलेक्ट किया, जो अच्छा बेहतर प्रोजेक्ट है वो सिलेक्ट किया। अब वो सिलेक्ट एनी तो नहीं ना हो जाता कि जब आपको तीनों, एक ये कोई हैंड राइटिंग तो है नहीं कि 3 पेज आपके सामने रखे हुए हैं, जिसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है वो आपने सिलेक्ट कर लिया। तो ज़ाहिर है इसमें ये तो कंसेप्चुअल चीज़ है, इसमें तो आपको रुपया पैसा लगना है, आपकी जान लगनी है, आपकी अर्निंग लगनी है। तो इसको तो आपने सोच समझ के पैसा लगाना है। अगर पैसे डूब गए तो आप तो किसी काम के ना रहे। तो अब जो बेस्ट, हम बेस्ट से बेस्ट और जो है जो एटमोस्ट प्रोजेक्ट जो हम सिलेक्ट कर रहे होते हैं, अब वो जो हम प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर रहे होते हैं वो भी उसके लिए कुछ प्रोसीजर्स होगा ना, कुछ स्टेप्स होंगे जो हमने लिए होंगे, तय किए होंगे, कोई थिंकिंग होगी, या कोई एक स्पेशल किस्म की टेक्निक्स होंगी इस्तेमाल की होंगी। वो सारी टेक्निक्स हैं, वो प्रोसीजर कहलाता है, कहला रहा होता है कैपिटल बजटिंग प्रोसेस का। तो जिसकी मदद से हम जो है अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर रहे होते हैं। तो जिसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल बजटिंग प्रोसेस कह रहे होते हैं। द प्रोसेस इन्वॉल्व analyzing a project cash inflows and outflows to determine whether the expected return meets its set बेंचमार्क। किसी भी सेट बेंचमार्क को अचीव करने के लिए आप क्या करते हैं, प्रोसेस जो है अडॉप्ट करते हैं कि आप उसमें चेक करते हैं कैश आउटफ्लोज और कैश इनफ्लोज जो हैं वो एक दूसरे को जो हैं वो बेयर कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, और हमारा जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है जो हम चाह रहे हैं कि जो हमारा होना चाहिए, क्या उसको वो क्या कर रहे हैं, वो फुलफिल कर रहे हैं। तो इस सारे प्रोसेस को हम क्या कह रहे होते हैं, कैपिटल बजटिंग प्रोसेस कह रहे होते हैं। इसमें 6 स्टेप्स जो हैं वो नॉर्मली जो है फाइनेंस में लिए जाते हैं कैपिटल बजटिंग प्रोसेस के लिए। वो स्टेप्स कौन कौन से हैं वो यहाँ पर हैं आपके सामने। उसमें क्या होता है, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को, फिर आप क्या करते हैं, इवेलुएट करते हैं इन सारे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को, या इन अपॉर्चुनिटीज़ को आप क्या करते हैं, इवेलुएट कर रहे होते हैं वन बाय वन। फिर आप डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट आपने लगाना है, कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। फिर उसमें आप फंड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कैपिटल बजट लगा रहे होते हैं, कैपिटल लगा रहे होते हैं, फंड उसको एलोकेट कर रहे होते हैं। तो फिर आप उसको जो है अपने जो प्रोजेक्ट आपने सेलेक्ट किया था उसको आप इम्प्लीमेंट करते हैं, और आखिर में आप उसे रिव्यू कर रहे होते हैं। ये वो कैपिटल बजटिंग प्रोसेस हैं जो आप अडॉप्ट कर रहे होते हैं। आप इसमें कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स में बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं, बाज़ औक़ात वो आपसे पूछ लेता है कि कोई भी एक प्रोजेक्ट है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप बताएं कि इसके लिए कौन सा प्रोसीजर है जो आप अडॉप्ट करेंगे इस जो है प्रोजेक्ट सिलेक्शन के लिए। या आपसे कह देता है व्हाट आर द डिफरेंट पॉइंट्स यू विल बी गेटेड एंड अचीव्ड योर इन्वेस्टमेंट प्लान। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट प्लान को अचीव करने के लिए, उसे हासिल करने के लिए जो एक प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, वो प्रोसेस जो है डिस्क्राइब करें या ब्रीफ करें उसे। तो किसी किस्म का किसी भी जो है एंगल से सवाल आ सकता है, तो आपको आना चाहिए ये, क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ में भी आप इसे जो है इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसको फर्दर वन बाय वन देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा इसमें कैपिटल बेटिंग प्रोसेस में सबसे पहला जो हमारा पॉइंट था वो क्या था हमारा, वो था आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। कि क्या है
कि आपके पास पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पर आप जो है अप्लाई कर सकते हैं अपने फंड्स को, जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उन सारे जो है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को आप पहले क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, देखते हैं। आप मार्केट में जाते हैं, आप डिजिटल मीडिया इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आप जो है इन्वेस्टमेंट प्लान्स चेक कर रहे होते हैं कि आप देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर मैं जो अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूँ, कि मेरी ये जो शहर है, सिटी है, मुल्क है, कंट्री है, वर्ल्ड वाइड है, कहाँ कहाँ पे पैसा मेरा लग सकता है। क्या मैं एयर वाइड डिजिटल गोल्ड में पैसा लगा दूँ, या मैं इंश्योरेंस प्लान में पैसा लगा दूँ, क्या मैं जो है माइक्रो फाइनेंस बैंक में पैसा लगा दूँ या कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट करा दूँ। वो आप पे डिपेंड कर रहा होता है। इन सबको पहले क्या करते हैं, आप आइडेंटिफाई करते हैं, देखते हैं, लिस्ट बना लेते हैं कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं जहाँ पर आप पैसा लगा सकते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, ईच एंड एवरी प्लान को आप क्या करते हैं, ईच एंड एवरी प्लान को आप जो है इवेलुएट करते हैं कि मैं अगर ARY डिजिटल गोल्ड में पैसा लगाऊं तो मुझे ये कितनी अर्निंग देंगे, कितने साल तक देंगे, इसका ड्यूरेशन कितना होगा, मेरी असल अमाउंट कितने अरसे में ये मुझे वापस करेंगे, क्या ये सिक्योर भी है इन्वेस्टमेंट या नहीं है। आप देखेंगे कि मैं माइक्रो फाइनेंस बैंक में पैसा लगाऊं तो क्यों लगाऊं, मुझे ये कितने परसेंट अर्निंग देंगे, परसेंटेज क्या होगी, ठीक है। तो इसके अलावा ये मुझे क्या क्या बेनिफिट्स देंगे, सर्विसेज क्या प्रोवाइड करेंगे मुझे। आप देखते हैं कि मैं कंस्ट्रक्शन एक बिल्डिंग जो है वो प्लॉट ले लेता हूँ, वहाँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ, मैं हॉस्टल बना लेता हूँ या मैं एक स्टोर बना लेता हूँ, तो मेरा स्टोर कितने अर्से में कंप्लीट होगा, ठीक है, उसकी कैपेसिटी क्या होगी, ठीक हो गया, उसकी वर्थ क्या होगी, आज उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 10 साल बाद उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी, ये क्या एक अच्छे पॉइंट पर मौजूद है कि नहीं है। इस सारी चीज़ को क्या करते हैं आप, एक एक पॉइंट्स को, एक एक प्रोजेक्ट को क्या कर रहे होते हैं, इवेल्युएट कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में आपने क्या किया, फर्स्ट पॉइंट में आपने सबसे पहले अपनी जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन्हें आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। ये आपका क्या था, ये इनिशियल स्टेज था जहाँ पर आप एनालाइज करते हैं, देखते हैं, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को चेक कर रहे होते हैं एवरी प्रोजेक्ट की, उसकी उसको आप देख रहे होते हैं कि फ्यूचर में इसकी क्या ग्रोथ होगी। तो ये क्या होता है हमारा, ये आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होता है। सेकंड पॉइंट हमने अभी पढ़ा, इवेल्युएटिंग एंड असेंबलिंग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट कितनी कास्ट लेगा, उसमें रिस्क कितना है, उसका फ्यूचर प्रॉफिट कितना होगा, उसमें रिटर्न कितनी होगी। इस सारी चीज़ को इवेल्युएट हम करते हैं, ये हमारा कहलाता है इवेल्युएटिंग एंड असेंबलिंग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स। तो नंबर थर्ड इसमें आ जाता है डिसीजन मेकिंग। अब आप क्या करते हैं, आपके पास एक पूरा प्लान आ गया, आपको पता चल गया कि किस प्रोजेक्ट में कितनी कास्ट लगनी है, आपको पता चल गया कितना ड्यूरेशन इस्तेमाल होना है, आपको पता चल गया इसमें कितना रिस्क मौजूद है, आपको पता चल गया इसमें रिटर्न कितना होना है। आप उसी प्लान के हिसाब से कोई भी एक जो है प्लान सेलेक्ट कर लेते हैं, एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं आप। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि मुझे कितना पता चलेगा कि इस पे कास्ट कितनी लगनी है, मुझे कितना पता चलेगा कि इस पे रिटर्न कितना आएगा या कितने अरसे में मेरे पैसे वापस होंगे। ये सारी चीज़ें आगे जाकर कैपिटल बजटिंग टेक्निक से आपको पता चल जाएंगी। टेक्निक्स को जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, आप फैसला करने के काबिल हो जाएंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड है होगा, कौन सा प्रोजेक्ट रिजेक्टेड होगा, वो आगे जाकर मैं पढ़ा दूंगा आपको। तो अब आपने डिसाइड किया कि मुझे ये 5 प्रोजेक्ट थे, मुझे कौन सा प्रोजेक्ट मोस्ट सूट कर रहा है, कौन सा प्रोजेक्ट मेरी अकॉर्डिंग टू मेरे अवेलेबल फंड्स के मुताबिक है, जिसकी कास्ट मेरे फंड के बराबर है, मीट कर रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है मैं ओवरलोड हो जाऊँ, मैं ओवर जो है बर्डनाइज हो जाऊँ, मेरी लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाए, मैं ज़्यादा लोन ले लूँ, ऐसा तो नहीं है। तो ये डिसीजन आप करते हैं। डिसीजन करने के बाद आप क्या करते हैं, डिसीजन करने के बाद आप कैपिटल बजटिंग एंड अपॉर्चमेंट करते हैं। अपॉर्चमेंट क्या करते हैं, आप फंड अपॉर्चमेंट कर रहे होते हैं। आप जब आपको पता चल गया कि ये मेरा प्रोजेक्ट है और इसका इतना दौरानिया है, तो उसी हिसाब से आप क्या करते हैं, उसमें उसमें उसके लिए फंड्स का अरेंजमेंट करते हैं। आप क्या करते हैं, जहाँ जहाँ से आपको फंड चाहिए होते हैं, जितने फंड चाहिए होते हैं, आप वो फंड जो हैं लेते हैं और अलोकेट कर देते हैं उसके पोर्शंस में, कि आपको इनिशियल स्टेज पर कितने पैसे दरकार होंगे, जब मिडिल स्टेज पे होगा प्रोजेक्ट तो कितने पैसे दरकार होंगे, मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, अब मैंने वहाँ पर मटेरियल वगैरह जो है वो इंस्टॉल करना है, मैंने मशीनरी इंस्टॉल करनी है, तो उसके लिए मुझे कितना पैसा चाहेगा। उस सब पैसे की जो आपकी जो अपॉर्चमेंट है वो कैपिटल बजटिंग एंड फंड अपॉर्चमेंट में आती है, कि मैंने पैसे कहाँ से लेने हैं,
क्या मैंने रिजर्व्स को इस्तेमाल करना है, क्या मैंने इन्वेस्टमेंट्स लेनी है लोगों से, या मैंने कुछ और अवेलेबल सोर्सेज हैं, दोस्तों से पैसे लेने हैं, पेरेंट्स से लेने हैं, तो वो सारी, या मैंने सेविंग्स से पैसे उठाने हैं। तो ये क्या होता है, ये आपकी कैपिटल बजटिंग है, फंड अपॉर्चमेंट होती है। तो क्या हो गया नंबर थर्ड पे, पहला हमने क्या पढ़ा था कि हमने पहले आइडेंटिफाई की थी अपॉर्चुनिटीज़ को, कि कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पर मैं पैसा लगा सकता हूँ अपना। सेकंड वन था कि हर अपॉर्चुनिटीज को आपने इवेल्युएट किया, देखा, परखा कि कौन सी अच्छी कौन सी बुरी है, किसमें कितने पैसे चाहेंगे कितने पैसे नहीं चाहेंगे। थर्ड आपके पास आ गई कि आपने फिर डिसाइड किया कि कौन सा बेहतर अपॉर्चुनिटी है, कौन सी मेरे लिए सूट करेगी। ठीक हो गया। नंबर फोर्थ पे आप आ गए कि जो आपने सिलेक्ट की अपॉर्चुनिटी उसमें आपने पैसा लगाया कि कितना पैसा मुझे कहाँ पर दरकार होगा, मेरा पैसा कहाँ कहाँ से आएगा। तो ये क्या कहलाता है, आपका कैपिटल बजटिंग एंड फंड अपॉर्चमेंट कहलाता है। नाउ वो मूव फॉरवर्ड टू द फिफ्थ पॉइंट। तो फिफ्थ हमारे पास क्या था, इम्प्लीमेंटेशन। अब आपके पास पूरा एक स्केच बन गया, आपको पता चल गया मेरा ये प्रोजेक्ट होगा, आपके पास पैसे आ गए, पैसे आपने रख लिए, अब आपने इम्प्लीमेंट कर दिया। आपने जो स्ट्रेटेजीज बनाई थी, आपने जो प्लान बनाए थे कि पैसा कब कब कहाँ कहाँ पे लगेगा, अब आपने अप्लाई कर दिया, आपने ऑर्डर्स दे दिया, चीज़ों के आपने ऑर्डर्स दे दिए, आपकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई, आपका प्रोजेक्ट तैयार है, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बन गई, आपने स्टोर बनाना था, आपने प्रोडक्ट वगैरह ले लिए, अब सब चीज़ कंप्लीट हो गई। कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे क्या हो गया, इम्प्लीमेंटेशन हो गई सारे प्लान्स की, प्रोजेक्ट की, फंड अप्रोचमेंट की। तो पांचवे में ये हो गया, आपकी इम्प्लीमेंटेशन हो गई। नंबर सिक्स एंड फाइनल वन क्या हो गया, आपने अब इम्प्लीमेंटेशन में रेगुलेट कर दिया। अब आपके पास पहला कस्टमर आ गया, दूसरा आ गया, अब आपकी जो है सारी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, आपकी डेली बेसिस पर स्टोर में सेल हो रही है चीज़ें, आप नई चीज़ें परचेज कर रहे हैं, चीज़ें आपके मटेरियल जा रहा है, आपको प्रॉफिट आ रहा है नहीं आ रहा, उसका आपने अभी तक अंदाजा नहीं लगाया। अब एक महीना हो गया आपको, एक महीने के बाद आपको, अब आपने देखा कि मैं चेक करूं आया कि जो मेरी असल रुझान था, मैंने जो ये सारा प्रोजेक्ट लगाया है, मैंने इन्वेस्टमेंट की है, मैंने ये जो है टेक्निक जो है इस्तेमाल की है कैपिटल बजटिंग की, अब क्या मेरा जो है ये प्रोजेक्ट ठीक भी है, क्या मैंने जो स्टैंडर्ड सेट किए थे या बेंचमार्क सेट किया था, मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए होगा, क्या मैंने जो 10% पे लोन लिया था, क्या मुझे 12% प्रॉफिट हो भी रहा है। ऐसा तो नहीं है कि मुझे 9 या 8% हो रहा हो या 10% हो रहा हो, मुझे लॉस तो नहीं हो रहा। इस चीज़ को चेक करते हैं आप परफॉर्मेंस रिव्यू में जाके, कि आप देखते हैं कि कौन कौन से मेजर्स हैं आपको लेने चाहिए जो आपके लिए ठीक हों। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं आप, परफॉर्मेंस रिव्यू। तो पांचवा पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि उन अपॉर्चुनिटीज़ को, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को, उन सारी जो चीज़ें थी वहाँ पर हमने अपने डिसीजंस जो थे, प्लान थे, उनको एग्जीक्यूट कर लिया। और सारे जो हैं हमने, मैनेजमेंट ने सारे प्लान बना लिया एडवांस में, कि जो प्लान उसने बनाया था कि हमें कोई जो है कोई ज़्यादा टाइम तो नहीं लग जाएगा कंस्ट्रक्शन वगैरह में किसी चीज़ में, उस सारे प्लान को देखते हुए उन्होंने अपना क्या कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया प्लान को। उसके बाद उन्होंने परफॉर्मेंस रिव्यू किया। ये क्रूशियल सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है आपका परफॉर्मेंस रिव्यू, कि जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि मेरे जो प्लान है, मेरा जो प्रोजेक्ट है, इसमें खामी क्या है, जब तक आपको उसका रिवार्ड का पता नहीं चलेगा, आउटकम का पता नहीं चलेगा कि आउटकम ठीक है या गलत है, तो आप फैसला नहीं कर सकते। आपको पता नहीं चलेगा कि मेरा कारोबार कहाँ पर लाई कर रहा है, कहाँ पर ये जो है मौजूद है मेरा कारोबार, तो इस चीज़ का आपको पता नहीं होता। तो लास्ट जो है इसमें आप फीडबैक भी ले रहे होते हैं लोगों से, आप अपनी फीडबैक भी दे रहे होते हैं, आपको पता चल जाता है कि मेरे प्रोजेक्ट की जो परफॉर्मेंस है वो क्या है। अगर मेरी परफॉर्मेंस बुरी है तो आप क्या करते हैं, जल्दी से उसकी जो करेक्टिव मेजर्स हैं वो लेते हैं, आप अपनी टीम चेंज करते हैं, आप अपना जो है आइडिया चेंज करते हैं, फर्दर लॉस में जाने से आप क्या करते हैं, बच जाते हैं। इस तरह आप हर वो मेजर लेते हैं जो इससे रिस्क कम से कम हो सके। तो इसको क्या कहते हैं आप, परफॉर्मेंस रिव्यू कहते होते हैं। तो ये क्या थे आपके वो 6 स्टेप प्रोसेस था जो आप कैपिटल बजटिंग जो है उसमें ले रहे होते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपने याद भी करना है, इसके नोट्स भी बनाने हैं। कैपिटल बजटिंग प्रोसेस ये पेपर में भी आ सकता है कि कौन कौन सा जो एक्टिविटीज़ हैं जो आप अडॉप्ट करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को सिलेक्शन करने के लिए। कोई भी प्रोजेक्ट आप सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ दरकार होती हैं, और आपको किस तरह पता चलेगा कि कोई प्रोजेक्ट बेनिफिट्स है, बेनिफिशियल है, या वो जो है नुकसानदेह है, ये एक्सेप्टेड होगा या रिजेक्टेड होगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको आने चाहिए। तो इसके बाद जो है हम चलते हैं टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। तो कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं,
मीन्स के वो टेक्निक्स जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि हमें कोई प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए, उस सब को देखने के लिए एक कुछ जो कैलकुलेशंस होती हैं, जो फार्मूलाज लगते हैं, जो टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं, जो तरीक़ाकार इस्तेमाल होता है, उसको हम कहते हैं टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। अब टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग को नॉर्मली जो है वो दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहले क्या होता था, पहले जो अर्ली डेज में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते थे लोग, उनका मोटिव क्या होता था, उनका मोटिव सिर्फ होता था कि पैसा बढ़ाना या मुनाफा कमाना। जस्ट उनका कभी भी मकसद ये नहीं हो सकता था, होता था कि हम अपनी दौलत को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करें, हम अपने सोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करें। उनका ये मकसद बिल्कुल नहीं होता था। उनका मकसद शॉर्ट टर्म होता था कि जस्ट बस मुनाफा मिल जाए, 10 रुपये मिलें, 20 रुपये मिलें, 100 रुपये मिले, बस मुनाफा मिले। उन्हें इस चीज़ से गर्ज नहीं होती थी कि 5 साल बाद मैं कहाँ पर स्टैंड करूँगा, मेरी कंपनी, मेरा प्रोजेक्ट कहाँ पर स्टैंड करेगा, 10 साल बाद क्या होगा। वो इस चीज़ को नहीं देखते थे, वो करंट सिचुएशन को देखते थे। लेकिन अब डिजिटल दौर है, अब परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग का दौर है। इसमें कोई भी कंपनी जो है सबसे पहले अपने विजन और मिशन स्टेटमेंट बनाती है। तो यहाँ पे चलो विजन और मिशन स्टेटमेंट जो है उससे मुझे थोड़ा सा ये भी बताता चलूँ, आप लोगों को पता होना चाहिए किसी भी कंपनी जो है, कोई भी कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी डिपार्टमेंट है, उसके दो स्टेटमेंट्स इस्तेमाल हो रही होती हैं, विजन स्टेटमेंट और मिशन स्टेटमेंट। इसमें क्या डिफरेंस है, ये आपको एक जनरल सवाल है। तो विजन स्टेटमेंट आपकी ऐसी स्टेटमेंट होती है या फ्यूचर स्टेटमेंट होती है जिसको क्या कर रहे होते हैं आप, अचीव करना चाहते हैं। कोई भी हर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो सबसे पहले आपकी क्या करती हैं, विजन स्टेटमेंट बनाती हैं कि उनका मकसद क्या है यहाँ पर रहने का, वो आज क्यों यहाँ पर मौजूद हैं, वो यहाँ पर क्या कारोबार करना चाह रहे हैं। जैसे अब विजन जो विजन स्टेटमेंट होती है वो नॉर्मली होती है आपके जो है इसके ऊपर अपनी पब्लिक सोसाइटी के ऊपर होती है नॉर्मली। वो उसमें नॉर्मली कंपनी शो कराती हैं कि वो यहाँ पर सोसाइटी की भलाई के लिए मौजूद है, सोसाइटी के जो है फलाह बहबूद के लिए मौजूद है। तो ये इसमें जो कंपनी के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो होते हैं विजन स्टेटमेंट में, कि उनकी यहाँ पर मौजूदगी क्यों है, वो यहाँ पर इस मुल्क में क्यों कारोबार कर रहे हैं। तो उनका अल्टीमेटली गोल वो शो कराते हैं कि हम लोगों की भलाई के लिए मौजूद हैं, हम अपनी प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट जो है इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट देने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, हम ग्रीन प्रोडक्ट के लिए मौजूद हैं यहाँ पर। लेकिन ये विजन स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट होती है जिसको कोई कंपनी इन फ्यूचर में जाके अचीव करना चाहती है। लेकिन मिशन स्टेटमेंट क्या होती है, मिशन स्टेटमेंट एक्चुअली होती है कि कोई भी कारोबार क्या काम कर रहा है, क्या यहाँ पर वो जो है एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, उसको जो बयान करती है, डिस्क्राइब करती है, वो मिशन स्टेटमेंट में जो है बयान करती है, जिसे हम ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट भी कह रहे होते हैं कि उसका मकसद करंट ऑब्जेक्ट क्या है। तो जो विजन स्टेटमेंट है वो फ्यूचर ऑब्जेक्ट के लोग को डिफाइन कर रही होती है, मिशन ऑब्जेक्ट मिशन स्टेटमेंट जो है वो करंट ऑब्जेक्टिव को डिफाइन कर रही होती है। तो टेक्निक्स जो है कैपिटल बजटिंग की वो जो इस्तेमाल होती हैं, बता ये रहा था कि दो किस्म की टेक्निक्स इस्तेमाल हो रही होती हैं। एक होती है जिसे ट्रेडिशनल टेक्निक्स कहते हैं, जिसमें लोग यही सोच रहे होते थे कि हमारा पैसा जल्द से जल्द रिकवर हो जाए और जल्द से जल्द मुनाफा कमा लें। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब कंपनीज क्या इस्तेमाल करती हैं, अब मॉडर्न टेक्निक्स इस्तेमाल कर रही होती हैं। अब कंपनी देख रही होती है कि आज अगर हम 100 रुपये कमा रहे हैं, ठीक हो गया, तो इसकी अगर आज हम 100 रुपये लगा रहे हैं तो साल बाद हमें कितने मिलेंगे, और वो क्या उनकी वर्थ क्या हो गया। आज लोग इस तरफ सोचना शुरू कर दिया लोगों ने। लेकिन पहले लोग ये सोचते थे कि आज अगर मैं 100 रुपये लगा रहा हूँ कल मुझे 110 मिल जाए। उन्हें इस चीज़ का कदर नहीं होता था कि आज जो है मेरे 100 रुपये कल को 110 रुपये बन जाएंगे। वो ये सोचते थे 110 तो 100 रुपये से ज़्यादा ही है। वो ये बिल्कुल नहीं सोचते थे कि आज 10 रुपये की जो चीज़ मिली है कल वो 110 की मिलेगी। इस तरफ वो नहीं ख्याल करते थे। उसकी भी एक रीज़न है, उसके भी पर्सपेक्टिव में उसके भी फैक्टर हैं। उसकी रीज़न यही है क्योंकि पास्ट में इतनी इन्फ्लेशन नहीं होती थी, वहाँ पर इतनी महंगाई जो है कंटिन्यूसली नहीं इंक्रीज कर रही होती थी। लेकिन अब जो है महंगाई हो गया, इन्फ्लेशन रेट बड़ी जल्दी जो है वो इंक्रीज हो जाता है, और वो रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से अब जो है इन्वेस्टर्स भी बड़ा जो है सिमेट्रिक हो गया है। इन्वेस्टर बड़ा जो है उसने मोबिलाइज कर लिया अपने आप को डिजिटल जो है इंफॉर्मेशन की तरफ। वो समझदार हो गया है, वो प्रॉफिट की निस्बत जो है वो ज़्यादा इस चीज़ को सोच रहा होता है किस तरह उसने अपनी दौलत बढ़ानी है। हम भी तो अब यही चीज़ सोच रहे होते हैं। अगर कोई हमें जो है ना कहे कि
आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें, मैं आपको रोज़ के 10 रुपये दूंगा, तो हम उसमें बहुत कम लगाएंगे। बाद में उसके जो हमसे ये कहे कि आप यहाँ पर 100 रुपये लगाए, कल को मैं आपको 1000 रुपये दूंगा, तो हम देख लेते हैं कि पीछे में लमसम अमाउंट तो आ रही है, कहीं काम तो आएगी। रोज़ के हमें 10 रुपये मिले, वो हमारे काम ही नहीं आएंगे, डेली के डेली खर्च हो जाएंगे। इस तरह ये ना, हम डेली लाइफ में यही सोच रहे होते हैं। तो क्या है कि हम भी अब क्या हो गए, डिजिटलाइज हो गए। इसी तरह हर कारोबार डिजिटलाइज हो गया, हर इन्वेस्टर डिजिटलाइज हो गया, तो सोचने लग गया है। तो दो किस्म की टेक्निक्स हैं जो इस्तेमाल होती हैं आपकी इन्वेस्टमेंट को इवेल्युएट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को देखने के लिए कि कौन सा प्रोजेक्ट आपको एक्सेप्ट करना चाहिए या कौन सा प्रोजेक्ट आपको रिजेक्ट करना चाहिए। तो वो दो टेक्निक्स को जो है वो कौन कौन से इस्तेमाल होती हैं, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया के ऊपर वो होता है डिस्काउंटिंग क्राइटेरिया और नॉन डिस्काउंटिंग क्राइटेरिया। डिस्काउंटिंग क्राइटेरिया जिसको हम मॉडर्न कैपिटल बेटिंग भी कहते हैं, नॉन डिस्काउंटिंग क्राइटेरिया जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल कैपिटल बेटिंग भी कह रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स जो हैं वो दो किस्म की होती हैं आपकी, वो कौन सी होती हैं, डिस्काउंटिंग क्राइटेरिया और नॉन डिस्काउंटिंग क्राइटेरिया। अब जो है डिस्काउंटिंग क्राइटेरिया जो है उसे हम क्या कहते हैं, मॉडर्न कैपिटल बजटिंग कहते हैं, या डिजिटल कैपिटल बजटिंग कह रहे होते हैं। या जो नॉन डिस्काउंटिंग क्राइटेरिया उसे हम ट्रेडिशनल कैपिटल बजटिंग या लाइन कैपिटल बजटिंग या कस्टमाइज्ड या कस्टमाइज्ड या कस्टम्स बेस्ड जो है उसे हम कैपेबिलिटी टेक्निक्स का नाम दे रहे होते हैं। तो फर्दर इसमें जो है इसको तकसीम किया जाता है इस तरह कि ट्रेडिशनल कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स हैं, उसमें हम नॉर्मली जो है पे बैक पीरियड चेक कर रहे होते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न चेक कर रहे होते हैं। इन दो चीज़ों को हम चेक कर रहे होते हैं, ट्रेडिशनल या जो है हमारा नॉन डिस्काउंटिंग कैपिटल टेक्निक्स में। लेकिन जो मॉडर्न जो है और डिस्काउंटिंग कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स हैं उसमें हम क्या कह रहे हैं, उसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू को ले रहे होते हैं, हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को ले रहे होते हैं, हम मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को ले रहे होते हैं, हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को भी इसमें ही जो है चेक कर रहे होते हैं। तो ये जो है कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स हैं हमारी। तो इंशाल्लाह ताला इन्हें हम जो है इन अगले जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें डिटेल करेंगे, क्योंकि आज जो चीज़ हमने कर ली है वो इनफ है हमारे लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स का, और ये बेहतर होगा कि हम इसको इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में कवर करें, ताकि इनको हम इन डिटेल में चेक कर लें, हम फ्रेश माइंड से होंगे, हमें चीज़ें जल्दी से समझ भी आएंगी। तो ये थोड़ा सा टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर के हवाले से। दो टॉपिक जो मैं आपको बार बार कह रहा था कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके, वो एक कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स है और दूसरा जो है आपका वो जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाला है। ये दो टॉपिक आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, और इंशाल्लाह ताला जहाँ तक उम्मीद है कि इन दो जो है टॉपिक से एक सवाल तो 100% आएगा। हो सकता है कि दो 80-90% चांसेस है कि दो सवाल दो जो है टॉपिक से आए, लेकिन कोई एक जो है सवाल लाजमी इनमें से आएगा। फिलहाल हमने पूरा जो है सिलेबस जो करना है, हम किसी किस्म की गुंजाइश नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमने ये टेस्ट पास करना है किसी भी सूरत। हमने ये जो जर्नी है इसे सक्सेस करना है, ये जर्नी हमने अचीव करनी है इंशाल्लाह ताला। और जो है ये आज का आपका सेशन था। इस सेशन के हवाले से जो आपके क्वेश्चन आंसरिंग है, कोई इश्यूज हैं आपके, तो वो आप पूछ सकते हैं। जो चीज़ आपको समझ ना आई हो तो वो दोबारा से क्लैरिफाई कर दूंगा, रिवाइज कर दूंगा। तो मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ आप स्पीकिंग, तो आपको जैसे जैसे कोई चीज़ समझ ना आए तो वो फर्दर आप पूछ सकते हैं। चलें, किसी का कोई सवाल है तो वो काइंडली जो पूछ सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी नदीम। कैसे हैं सर, ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, ये मैंने एक सवाल पूछना था, हेडलाइन वगैरह की तफसील तो आप बता रहे हैं। हाँ जी। और सर, इसका कंटेंट रिकमेंड बुक से तैयार करना है? हाँ, रिकमेंडेड जो इसका बुक्स हैं, कंटेंट हाँ रिकमेंडेड बुक्स ही हैं, मिल जाएंगे आपको, इजीली मिल जाएंगे। सर, काफी सारे क्वेश्चन हैं जो रिकमेंड बुक में दिए नहीं हुए, और रिकमेंड बुक आपने अभी तक शेयर नहीं की है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कोई भी। मैंने 4 बुक्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट की शेयर की हुई थी। जी जी। उन 4 में से ये सवाल लाजिम मिल जाएंगे। प्राइसिंग वाला टॉपिक है जो उनसे नहीं मिलता, बाकी हर टॉपिक जी, इन 4 बुक्स में अवेलेबल है। तो 4 बुक आपको मिली नहीं? रिटर्न और रिस्क में का सर नहीं मिला सवाल, रिटर्न और रिस्क वगैरह का। रिस्क एंड रिटर्न वाला नहीं मिला आपको फाइनेंशियल जी मैनेजमेंट की किसी भी बुक से? जी सर, नहीं मिला सर। नहीं, मैंने तो उन 4 बुक से ये टॉपिक लिया था, तो मुझे अभी भी याद है। रिस्क एंड रिटर्न अगेन हाल में भी मौजूद है ये।
तो सर और काइंडली पेज पेज नंबर बता दिया करें, कोई कौन सी बुक में दिया हुआ है, तो थोड़ा सा हमारे लिए आप आसानी हो जाएगी। कंटेंट, आप ऐसा काम करें ना, आप बुक को थॉरोली ना देखा करें, इतना तो नहीं मिलता। आप जी जो कंटेंट्स है ना बुक के, जो पहला जी जी। 3-4 पेज के बाद एक कंटेंट्स होता है, पेज कंटेंट, उसमें जाके देखा हाँ करें, जी उसमें सारे टॉपिक लिखे होते हैं, उनके आगे जो है वो नंबरिंग भी दी जी जी। होती है फला पेज। पेज नंबर दिए हुए होते हाँ, हैं सारे। वहां से आप चेक करेंगे इसे। चलिए सर, मैं दोबारा एक बार ट्राई करता हूँ हाँ, कि सर दोबारा मैंने। अगर आपको ना मिले तो फिर आप मुझे मैसेज कर देंगे 04 वाले पे, तो मैं फिर आपको रिकमेंड कर दूंगा। चले ठीक सर। चलिए, ठीक ठीक। जी, इनके अलावा किसी और का कोई सवाल? किसी को कोई सवाल हो आज के हवाले से? एक्सक्यूज मी सर। जी आमिर। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर आप इतने मतलब हार्ड वर्क करके आप ये लेक्चर बनाते हैं हमारे लिए, तो ये इनफ नहीं है? ये जो मटेरियल्स है, जो स्लाइड्स हैं, ये इनफ नहीं है सर? इनको ही हम सही से प्रिपेयर कर लें? अच्छा देखिए ना, मैं आपको एक चीज़ यहाँ फिर क्लैरिफाई कर देता हूँ, ये चीज़ें आपके लिए बहुत इनफ हैं, मैं कहता हूँ इनफ समझता हूँ इन्हें, लेकिन आप जब पेपर लिखने जाएंगे तो आपने ये सेम टू सेम तो आपको याद भी नहीं रहती। इंसान ह्यूमन बीइंग माइंड है, वो इन चीज़ों को, कंप्यूटर तो है नहीं जो यहाँ से लेगा, स्केच करेगा, स्कैन करेगा, वहाँ पे लिख देगा। आपको ये कंसेप्ट देती है, वहाँ पर आप बेशक एक लाइन है ना, यहाँ पे जो एक लाइन आपको मैं दे रहा हूँ उसके हवाले से आप एक पेज भी पूरा लिख सकते हैं। जस्ट अपने कंसेप्ट बिल्ड करें, कंसेप्ट बिल्ड कर देंगे आप, आप जितना मर्जी लिख लें, तो इतनी सी बात है। तो जब कंसेप्ट आपका बिल्ड हो जाएगा तो आप जितनी मर्जी चीज़ें उसमें लिख लें। सही सर। और सर वो दूसरा मैंने ये पूछना था, वो क्लासरूम में आपने लिंक सेंड नहीं किया असाइनमेंट की वो सर, अभी तो अभी असाइनमेंट। अभी मैं कर दूंगा, अभी मैं कर दूंगा वो, मैं भी, मुझे भी खुद भी भूल गया था, किसी ने याद भी नहीं कराया, मुझे आज याद आया था शाम को असाइनमेंट का, तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ अभी थोड़ी देर में। चलो ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। जी नेक्स्ट कोई, किसी और का कोई सवाल हो तो काइंडली, आज के टॉपिक के हवाले से किसी का कोई आंसर हो, किसी को मुश्किलात हो, वो पूछ सकता है, किसी को चीज़ समझ ना आई हो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी राशिद। सर जो हमने वेरी फर्स्ट लेक्चर्स में जो चीज़ें पढ़ी थी, मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, जिसमें हमने पढ़ा था इन्वेस्टिंग डिसीजन। हम्म। सर उसमें हमने पढ़ा था कि इन्वेस्टिंग डिसीजन के अंदर हम जो कुछ एक्टिविटी करते हैं, मतलब कि ये वही इन्वेस्टमेंट वाला, वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट वाला वही सारा पार्ट है, ये वही फंक्शन है, मतलब ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है हाँ बेसिकली। जी, हाँ, ऑलमोस्ट मिलते जुलते ही है। ये भी एक मैनेजर ही कर रहा होता है ना, वो अच्छा भी अच्छा मैनेजर सर। के काम थे। जी हम्म। ठीक है। अच्छा सर, और जो हमने अभी रिसेंट जो ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं और ये प्रोसेस जो पढ़े हैं, ये भी तकरीबन ऑलमोस्ट सेम सेम से फील हुए कि मतलब ये हाँ सेम तो ही चीज़ है, मतलब एक प्रोसीजर फॉलो हो रहा एक्चुअली होता क्या है, है। एक्चुअली होता तो काम तो आपका एक यही है ना कि आपने बेस्ट से बेस्ट रिटर्न लेना है, और अटमोस्ट आपने अपनी जो है इन्वेस्टमेंट जी करनी है। ठीक हो गया, मकसद तो यही होता है। अब ये सारी जी फाइनेंस घूमती एक ही चीज के गिरते, रिस्क एंड रिवार्ड, रिस्क एंड रिवार्ड की गिरती घूम रही होती है सारी चीज, तो आपको मोस्टली चीजें सेम ही लग रही होती हैं। सर वैसे हम जी अच्छा सर, जो हम बेसिकली जो इसमें देख रहे होते हैं, जो ज़्यादातर जो चीज़ें समझ में आ रही हैं वो यही है कि हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या आ रही है, क्या हो रही है, और हम्म। उसके बाद जो है हमें आउटफ्लोस क्या आएंगे। हाँ ठीक है, तो मतलब यही सब कुछ चल रहा है इस टॉपिक के अंदर बस, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज ही चल रहा है, और मेरे ख्याल से अगला जो टॉपिक होगा, मेरे ख्याल से अगला लेक्चर, लास्ट लेक्चर ही शायद हो इसके ऊपर, कैपिटल बजटिंग के ऊपर। सही। सर उसके बाद तो तकरीबन हमारा ऑलमोस्ट 30% कंप्लीट हो जाता है ये फाइनेंशियल हाँ, मैनेजमेंट, तकरीबन इस टॉपिक के बस वो कंप्लीशन के। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग भेजेगी आपकी, जो जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है वो भी। तो देखते हैं उसको, उसको चेक करना है, क्योंकि उसका रिव्यू अभी नहीं लिया उसके हमने, किसी भी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के बारे में हमने अभी किसी प्रोफेसर से भी ना रिव्यू नहीं लेके आए, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हम इंक्लूड करेंगे, कौन कौन से जो है एक्सक्लूड करेंगे, तो वो फिर हम पूछ के इंशाल्लाह ताला एक प्लान बना लेंगे रिसर्च का, तो फिर आपके साथ शेयर करेंगे कि उसको, उसके ऊपर कितने लेक्चर बन सकते हैं, क्योंकि पूरी बुक तो नहीं पढ़ानी वो अच्छा सर, मतलब फाइनेंशियल वो भी बड़े बुक। टॉपिक है, मतलब अकाउंटिंग वैसे और। वैसे अकाउंटिंग के ऊपर तो बुक्स हैं काफ़ी सारी, और ऑडिटिंग के ऊपर भी बुक्स हैं, वैसे तो अलग जी सब्जेक्ट जी। बनते थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने पार्ट बनाया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, मींस के वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर हैं दो, अकाउंटिंग एक चैप्टर है और ऑडिटिंग एक चैप्टर है।
इस तरह हम उसे करेंगे। अब चैप्टर में सही। क्या क्या आ सकता है, चैप्टर में तो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक चीज़ें लेनी होती हैं। अगर आप चैप्टर के अंदर फिर आप उसका जो है चैप्टर की एक बुक बनाए तो उसके अंदर फिर आपको थारोली इन डिटेल जाना पड़ता है, अदरवाइज आपको जस्ट उसको बेसिक के ऊपर रहना पड़ता है, और हम बेसिक के ऊपर ही रहेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। जी, किसी और का कोई सवाल हो तो काइंडली। चलें ठीक है, फिर हम आज का जो है सेशन क्लोज करते हैं। मैं अभी थोड़ी देर में आपके साथ लिंक शेयर कर देता हूँ इसका, तो फिर जो भी इशू होगा तो आप, मैं स्लाइड्स भी शेयर कर देता हूँ, तो लेक्चर का लिंक भी शेयर अभी इंशाल्लाह कर दूंगा ताकि कल तक बात ना जाए। तो थैंक यू सो मच आपके पार्टिसिपेशन का। मेहनत करते रहें, पार्टिसिपेट करते रहें, जो इश्यूज हैं डिस्कस करते रहें, और इंशाल्लाह ताला तो आप लोगों ऑलमोस्ट चीज़ें कर चुके हैं आप लोग। अब आप लोगों को पता भी चल गया कि आपने कहाँ पर आप स्टैंड कर रहे हैं और चीज़ें कितनी मुश्किल हैं। ये जितने भी नॉन बिजनेस स्टूडेंट्स हैं खासतौर पर उन्हें पता लग गया है कि कोई चीज़ मुश्किल नहीं है इंसान से, अगर इंसान करने पे आए तो हर चीज़ कर जाती है। और हमने तो बड़े स्लो एंड स्टडी बड़े अच्छे तरीके से सारी चीज़ को कवर किया है और कर रहे हैं आगे भी। तो इससे मेरा ख्याल है कि बच्चों को मुश्किलात नहीं होंगी, स्टूडेंट्स को, मेरे भाइयों को, दोस्तों को मुश्किलात नहीं होंगी कि उन्हें चीज़ें ज़्यादा मुश्किल लग रही हों या वो ना कर सकते हों। अब तक जो भी चीज़ पढ़ी है, किसी कोई भी ऐसा स्टूडेंट ना हो जिसे वो चीज़ ना आ रही हो, सबको हर चीज़ आती है और आएगी, अंडरस्टैंड भी कर गए हैं वो। तो इंशाल्लाह ताला इस तरह हम अपना ये कोर्स भी कंप्लीट करते चलेंगे, बाकी आपके साथ जो भी इश्यूज़ होंगे वो शेयर करते रहेंगे। तो आबाद रहें, खुश रहें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।